नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021, न्यायाधिकरण सुधार युक्तिकरण और सेवा की शर्तें अधिनियम 2021, आईपीसीसी की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट, भारत और युवा जनसंख्या तथा पेगासिस मामला और सुप्रीम कोर्ट पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 पर। हाल ही में भारत में प्लास्टिक प्रदूषण को रोके जाने के संदर्भ में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और उसके माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है और इसके तहत 2022 तक सिंगल यूज यानी एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करने का नियम बना दिया गया है। इसके माध्यम से उस विशिष्ट एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जाएगा जिसकी कम उपयोगिता होती है और इसकी तुलना में उसमें उच्च कचरा फैलाने की क्षमता होती है। इस पूरे मामले के संदर्भ में सबसे पहले हम इसके तहत इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम सिंगल यूज प्लास्टिक के अर्थ और इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम 2021 के नियमों को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो मूल रूप से इसके माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल उपयोग वाले प्लास्टिक को निर्माण किए जाने के संदर्भ में, आयात किए जाने के संदर्भ में, उसको इकट्ठा यानी स्टॉक किए जाने के संदर्भ में और साथ ही साथ उसके वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया गया है। इसके माध्यम से ऐसी प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध ये लागू नहीं होगा जिसको पुनः चक्रित किया जा सकता है, किंतु एकल उपयोग वाली प्लास्टिक को 2022 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। इस अधिसूचना के माध्यम से यह भी कोशिश की गई है कि वर्तमान में जो हमारे द्वारा प्लास्टिक बैग आगे इस्तेमाल किया जा रहा है उसको भी हम एक न्यूनतम मोटाई में ही इस्तेमाल कर सकें, जिसके तहत वर्तमान में इसे बढ़ाकर 50 माइक्रोन तक रखा गया है, जिसकी सीमा को 2021 में 75 माइक्रोन तक बढ़ाया जाएगा और 31 दिसंबर 2022 से इसे 120 माइक्रोन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके माध्यम से यह कोशिश की जाएगी कि केंद्र और राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाएं जैसे कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण निकाय आदि इस प्रकार के प्रतिबंधों की निगरानी कर सकें। जो इसके संदर्भ में इसका उल्लंघन करता है उनकी पहचान कर सकें और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो दंड निर्धारित किया गया है उसको भी लागू कर सकें। आपको एक महत्वपूर्ण बात इसके संदर्भ में याद रखनी है कि वर्तमान में ऐसी प्लास्टिक को इसमें कवर नहीं किया गया है जो प्लास्टिक पैकेजिंग के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार की प्लास्टिक पैकेजिंग के अपशिष्ट की पहचान किए जाने के संदर्भ में और उसको बेहतर ढंग से पुनः चक्रीकृत आदि किए जाने के संदर्भ में जो इसके निर्माता हैं, जो इसके आयातक हैं और इसके संदर्भ में जो ब्रांड मालिक आदि हैं उन पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व डाला गया है 2016 के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार। यानी ऐसे प्लास्टिक को जिसका प्रयोग पैकेजिंग आदि के लिए किया जाता है उसको उत्पाद को इस्तेमाल किए जाने के बाद ऐसे ही नहीं फेंका जा सके, इसके संदर्भ में उस प्लास्टिक के निर्माण करने वाले व्यक्ति को उत्तरदायी बनाया गया है और इसके माध्यम से कोशिश की गई है जिस प्लास्टिक का प्रयोग पैकेजिंग आदि के लिए किया जाता है उसको भी बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सके और यह भारत में प्लास्टिक प्रदूषण का एक बड़ा कारक ना बने। इस पूरी परिचर्चा में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है उसे हम सिंगल यूज प्लास्टिक के रूप में समझ सकते हैं। यह वास्तव में प्लास्टिक का एक ऐसा रूप होता है जिसे हम साधारण अर्थों में डिस्पोजेबल प्लास्टिक के रूप में जानते हैं, यानी ऐसा प्लास्टिक का रूप जिसे केवल एक बार प्रयोग किया जाता है और उसके बाद फेंक दिया जाता है। इसमें विविध प्रकार की पानी की बोतलों के साथ ही कप,
स्ट्रॉ आदि को शामिल किया जाता है और वर्तमान में यूज एंड थ्रो का जो कल्चर सामने दिखाई दे रहा है उसमें इस प्रकार की सिंगल यूज प्लास्टिक हम बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होते देख सकते हैं। हालांकि इसका पर्यावरण पर काफी नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। यही कारण है कि अब इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस पूरे परिदृश्य में हमें इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों का भी ज्ञान होना चाहिए, जिसके तहत हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार से पूरे भारत में प्रतिदिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है और इसमें 10,000 टन ऐसा कचरा होता है जो बिना संग्रहण के रहता है, यानी इसको संग्रहित नहीं किया जा पाता और इसके चलते इसका अंत लैंडफिल में होता है, जो अनेक प्रकार की समस्याओं को पैदा कर देता है। हमें यह भी समझना होगा कि यद्यपि भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत औसत मानक से कम है, जिसके तहत भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत एक साल में 11 किलोग्राम ही है, जो वैश्विक औसत में 28 किलोग्राम की तुलना में कम है। इसके बावजूद भारत में व्यापक जनसंख्या होने के चलते यह प्लास्टिक कचरा कई प्रकार की हानियां पैदा कर रहा है। भारत में प्लास्टिक का उपयोग को किस प्रकार से प्रबंधित किया जाए, इसको लेकर भी कई बार विद्वानों में एक प्रकार की दुविधा देखी जाती है, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी ये तर्क देते हैं कि प्लास्टिक तब हानिकारक नहीं होती है यदि हम उसके प्रयोग को सही से प्रबंधित करें, उसको हम समय पर एकत्र कर सकें और उसको रिसाइकिल यानी पुनः नवीनीकृत किया जा सके। किंतु भारत में इसके संदर्भ में जिस प्रकार के नियम हैं उनको बेहतर ढंग से लागू नहीं किया गया है, इसी के चलते समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यही कारण है कि बुद्धिजीवियों के विपरीत एक वर्ग का ये कहना है कि प्लास्टिक जिस प्रकार से पर्यावरण पर अपरिवर्तनीय प्रकार का प्रभाव डालती है, उसको देखते हुए प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की ही आवश्यकता है। इस प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाना चाहिए, इसके लिए हमें इससे संबंधित हानिकारक प्रभावों को समझने की आवश्यकता है। पर्यावरण के संदर्भ में कार्य करने वाली महत्वपूर्ण संस्था विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार प्लास्टिक पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है, क्योंकि यह मूल रूप से गैर बायोडिग्रेडेबल है, यानी इसका नाश नहीं होता है और इसी के चलते इसके विघटित होने में वर्षों लग जाते हैं। यही कारण है कि एक बार प्लास्टिक इस्तेमाल करने के बाद जब इसे फेंक दिया जाता है तो यह भूमि और पानी को अत्यधिक प्रदूषित करता है, क्योंकि प्लास्टिक की थैलियां धरती के साथ साथ पानी में रहने वाले जानवरों के जीवन के लिए भी खतरा बन जाती हैं। साथ ही साथ प्लास्टिक को निर्माण करने में जिस प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है वह समय के साथ मिट्टी आदि में मिल जाते हैं, जो भूमि और मृदा को अनुर्वर बना सकते हैं। साथ ही साथ प्लास्टिक की थैलियों का मानव के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वर्तमान में इसको बनाए जाने के लिए सुरक्षा मानकों का बेहतर ढंग से पालन नहीं किया जाता है। प्लास्टिक की थैलियां जब विविध प्रकार के तालाबों या फिर नालियों आदि में फंस जाती हैं तो इससे जल निकासी की समस्या पैदा हो जाती है, जो शहरी क्षेत्रों में बाढ़ को लाने का एक महत्वपूर्ण कारक है। प्लास्टिक के इस प्रकार के दुष्परिणामों को देखते हुए ही भारत द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रयोग को रोके जाने के संदर्भ में काफी सारे कार्य किए गए हैं। जैसे कि 2019 में चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों के कारण होने वाले प्रदूषण को संबोधित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और पिछले ही साल भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस पर यह घोषणा की कि वह इसको रोके जाने के संदर्भ में बीट प्लास्टिक पोल्यूशन नाम की पहल को आगे बढ़ाएगा, जिसके तहत भारत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का संकल्प ले चुका है। वर्तमान नियम इसी के अनुपालन में लाए गए हैं ताकि भारत में इस प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। हमें यह भी समझना होगा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए हैं, इसके संदर्भ में हमें इससे संबंधित चुनौतियों के निवारण के लिए भी कार्य करना होगा, तभी इस प्रकार के नियमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि भारत में प्लास्टिक के दुष्परिणाम को लेकर ज्यादा जागरूकता देखी नहीं जाती। यही कारण है कि प्लास्टिक को स्रोत पर ही हम पृथकीकरण कर सकें, यानी उसका प्रभावी सेग्रीगेशन पृथक्करण किया जा सके, उसको पहले से ही संग्रहित किया जा सके और उसको समयबद्ध आधार पर रिसाइकिल किया जा सके। इसके लिए वैधानिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि अभी भी भारत में प्लास्टिक के पुनर्चक्रण को बाध्यकारी बनाए जाने के संदर्भ में किसी भी प्रकार की नीति को
नहीं बनाया गया है, जो इसके संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है। हमें यह भी समझना होगा कि विभिन्न राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों आदि के द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण को कम किए जाने के संदर्भ में रिसाइकलिंग प्लांट बनाने की बात कही गई है, किंतु इन प्रकार के रिसाइकलिंग प्लांटों से भी बहुत सारी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जो विविध प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दों को सामने खड़ा कर देती है। हमें यह भी समझना होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक हाल में विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उद्योग है और इसके आगे भी जारी रहने का अनुमान है। सिंगल यूज प्लास्टिक का जिस प्रकार से सामान्य लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिस तरीके से इसमें विविध प्रकार के लोग विद्यमान हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से इसका अर्थव्यवस्था में स्थान है, इसको देखते हुए अनेक बार अर्थशास्त्री भी और अधिक प्लास्टिक के उत्पादन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, किंतु जिस तरीके से नदियों, महासागरों और लैंडफिल में इसका समापन होता है, इसके चलते प्लास्टिक को पुनर्चक्रण करने के संदर्भ में ज्यादा कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इस पूरे मामले को हमें कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि के संदर्भ में भी समझना होगा, क्योंकि ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का यह मानना है कि प्लास्टिक के क्षेत्र पर भी कोरोना वायरस का काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसलिए यदि हम 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना चाहते हैं तो ये लक्ष्य वास्तव में प्राप्त करना सफल नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें इस समय सीमा को 2023 तक बढ़ाने की जरूरत है और इस प्रकार की समय सीमा को भी चरणबद्ध आधार से लागू किए जाने की आवश्यकता है। इसे यदि एकाएक समाप्त किए जाने की बात कही जाएगी तो हो सकता है इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाना व्यवहारिक ना हो सके। इस प्रकार की चुनौतियों को देखते हुए ही वर्तमान में हमें कुछ और कार्यों को भी किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि हमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत यह कोशिश करनी होगी कि प्लास्टिक के रिसाइकलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके और इसके तहत स्रोत पर ही अगर हम इसको पृथकीकरण कर सकें तो यह बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। साथ ही साथ हमें इस प्रकार के प्लास्टिक को भी इस्तेमाल करना होगा जो जैव रूप से अपघटित हो सके और इसके विकल्प के रूप में हमें खादी बैग, सूती बैग के उपयोग को भी बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी कोशिश करनी होगी कि हम इसके संग्रहण को प्रोत्साहित कर सकें और साथ ही साथ यदि कोई उत्पादक इसका व्यापक रूप में प्रयोग करता है तो इसके संदर्भ में उस पर चार्ज लगाए जाने की आवश्यकता है, यानी उससे पैसा लिए जाने की आवश्यकता है, ताकि उससे लिए जाने वाले धन का प्रयोग प्लास्टिक की रिकवरी और पुनर्चक्रण में किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे न्यायाधिकरण सुधार युक्तिकरण और सेवा की शर्तें अधिनियम 2021 पर। इस विषय पर हमारे द्वारा 17 मई 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी चर्चा की गई थी, जिसको आप देख सकते हैं और इससे संबंधित और जानकारी हासिल कर सकते हैं। न्यायाधिकरण सुधार युक्तिकरण और सेवा की शर्तें विधेयक जो वर्तमान में अधिनियम बन चुका है, वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसे हाल में ही संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। मूल रूप से इस बिल को इसलिए लाया गया था क्योंकि इसी से संबंधित अप्रैल 2021 में अध्यादेश को लाया गया था, जिसे अब बदलने के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में पारित हो गया है। इस अधिनियम के माध्यम से ट्रिब्यूनल से संबंधित सदस्यों के लिए एक समान नियम और शर्तों का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ ट्राइब्यूनल को युक्ति संगत बनाने के लिए कुछ ट्राइब्यूनल्स को समाप्त किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इस पूरे मामले की व्यापक परिचर्चा करने से पहले सबसे पहले तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं न्यायाधिकरण यानी ट्राइब्यूनल की, तो वे क्या होता है। मूल रूप से ट्राइब्यूनल संबंधित है भारत में न्यायिक व्यवस्था से। भारत में न्यायपालिका के संदर्भ में सर्वोच्च स्तर पर हम सुप्रीम कोर्ट की अवस्थिति देखते हैं, जिसके द्वारा केंद्रीय स्तर पर मामलों का निपटारा किए जाने के संदर्भ में कार्य किया जाता है। वहीं दूसरी ओर राज्य स्तर पर विविध प्रकार के उच्च न्यायालयों की भूमिका देखी जाती है, जिनके द्वारा विविध तरीके के मामलों का निपटारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के समान ही हम अन्य विविध प्रकार के न्यायालयों की भी उपस्थिति देखते हैं, जिसमें जिला स्तर पर दीवानी मामलों का निपटारा करने के लिए और साथ ही साथ फौजदारी मामलों का निपटारा करने के लिए भी विविध प्रकार के न्यायालयों की हम स्थापना देखते हैं।
इसमें सिविल कोर्ट के साथ ही राज्य स्तर पर विविध प्रकार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। इसमें औद्योगिक अदालत और फैमिली कोर्ट भी काफी महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका की इसी श्रृंखला में ट्राइब्यूनल, जिसे हम न्यायाधिकरण के नाम से जानते हैं, वह भी काफी महत्वपूर्ण है, जो मूल रूप से एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी मामलों को हल करने के लिए स्थापित किया जाता है। आपको याद रखना है कि जब हम बात करेंगे ट्राइब्यूनल की, तो इसका प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, अपितु इसको भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। इसमें अनुच्छेद 323(1) प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है, और अनुच्छेद 323(b) अन्य मामलों से संबंधित अधिकरणों से संबंधित है। इसमें हम केंद्रीय प्रशासनिक ट्राइब्यूनल यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, आयकर के मामलों से संबंधित ट्राइब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट के क्लेम से संबंधित ट्राइब्यूनल और पर्यावरण से संबंधित ट्राइब्यूनल के उदाहरण को देख सकते हैं। न्यायाधिकरणों की इस पूरी व्यवस्था में 2021 के इस अधिनियम के माध्यम से कुछ नवीन परिवर्तनों को शामिल किया गया है, जिसके तहत 2021 का यह अधिनियम कुछ मौजूदा अपीलीय निकायों को भंग करता है और उनके कार्यों को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों में स्थानांतरित कर देता है। साथ ही साथ ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों के संदर्भ में उनके द्वारा कितने समय तक पद को धारण किया जाएगा, उसमें भी संशोधन किया गया है, जिसके तहत ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए पद की अवधि को 4 वर्ष निर्धारित किया गया है, जो अध्यक्ष के लिए 70 साल और अन्य सदस्यों के लिए 67 साल की ऊपरी आयु सीमा के अधीन रखा गया है। साथ ही साथ अधिनियम द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि 2021 का अधिनियम ट्राइब्यूनल की कार्यप्रणाली में जिस प्रकार के बदलावों को लाता है, उसकी न्यायपालिका द्वारा हाल में आलोचना की गई है। विशेष रूप से इसके माध्यम से जो 4 साल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, वह उच्चतम न्यायालय द्वारा विविध निर्णयों में दिए गए निर्देशित न्यूनतम 5 साल से कम है। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि यदि हम सदस्यों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा को 50 वर्ष निर्धारित कर देंगे, तो इससे युवा प्रतिभा को हतोत्साहित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि इसके तहत हमें 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ता यानी वकीलों को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए योग्य बनाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यदि 2021 के अधिनियम के माध्यम से ट्राइब्यूनल्स को समाप्त कर दिया जाएगा, तो इससे नए मामलों के निपटान का समय बढ़ सकता है, क्योंकि पहले से ही हाई कोर्ट आदि में बड़ी मात्रा में मामले लंबित हैं, जो उच्च न्यायालयों के बोझ को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। 2021 में केंद्र सरकार द्वारा इस पर निर्णय लिए जाने से पहले भी ट्राइब्यूनल के सुधारों से संबंधित बहुत सारे घटनाक्रमों को आपको ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में सरकार द्वारा इसके संदर्भ में 2017 में भी महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, जिसके तहत मार्च 2017 में वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से न्यायाधिकरणों का विलय किया गया था और न्यायाधिकरण प्रणाली को पुनर्गठित करने के संदर्भ में प्रयासों को किया गया था। इसके माध्यम से ट्राइब्यूनल की संख्या को घटाया गया था और इसको 26 से घटाकर 19 भी कर दिया गया था। साथ ही साथ इसके माध्यम से केंद्र सरकार को ट्राइब्यूनल के संदर्भ में अध्यक्ष और सदस्यों के लिए योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन भत्ते आदि की शर्तों के लिए नियम बनाने का अधिकार भी दिया गया था। इसी के माध्यम से जून 2017 में वित्त मंत्रालय द्वारा नियमों को अधिसूचित किया गया, जिसके माध्यम से ट्राइब्यूनल के सदस्यों की योग्यता, सेवा शर्त और खोज सह चयन समितियों की संरचना आदि के संदर्भ में विवरणों को शामिल किया गया था। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार के जो कार्य किए गए थे, उसके चलते मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के नियमों को रद्द कर दिया गया था। मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इसके संदर्भ में तर्क दिया था कि जब भी आप बात करेंगे ट्राइब्यूनल की, तो इसे न्यायिक स्वतंत्रता के अधीन रखे जाने की आवश्यकता है, और यदि ट्राइब्यूनल को पूर्ण रूप से न्यायिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, तो यह शक्ति पृथकीकरण का उल्लंघन है। हमें याद रखना होगा कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में न्यायिक संरचना के तहत ट्राइब्यूनल्स को रखा गया है, किंतु यदि पूर्ण रूप से इनका नियंत्रण कार्यपालिका यानी सरकार आदि द्वारा किया जाने लगेगा, तो इससे न्यायिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है।
यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर इसके संदर्भ में हस्तक्षेप किया गया है। इसके माध्यम से यह कोशिश की गई है कि ट्राइब्यूनल की संरचना को बनाए जाने के साथ ही ट्राइब्यूनल के सदस्यों के कार्यकाल को सुरक्षा प्रदान की जा सके और इनके संदर्भ में सदस्यों को नियुक्त किए जाने के लिए जो खोज सह चयन समिति आदि की संरचना की जाती है उसमें भी न्यायिक स्वतंत्रता का पालन किया जाना चाहिए। यही कारण है कि कोर्ट द्वारा समय समय पर केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह नियमों में सुधार करे और इसके माध्यम से न्यायिक स्वतंत्रता के साथ ही मुख्य रूप से शक्तियों के पृथकीकरण को भी ध्यान रखने का प्रयास करे। इसके माध्यम से न्यायपालिका ने इस बात को भी संबोधित किया कि यदि हम कार्यकाल को कम करने का प्रयास करेंगे तो इससे जो उसमें नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति हैं उनके न्यायिक अनुभव को बढ़ाने से रोक दिया जाएगा, जिससे आगे चलकर ट्राइब्यूनल की प्रभावकारिता को ही नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकता है। साथ ही साथ यदि हम चयन समिति आदि में न्यायिक प्रतिनिधित्व को कम करने का प्रयास करेंगे तो इससे शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद समय समय पर सरकार के द्वारा इसमें विविध प्रकार के संशोधनों को प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत 2021 में ट्राइब्यूनल रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस बिल 2021 को फरवरी में लोकसभा में पेश किया गया था। क्योंकि विधेयक सत्र के अंत तक लंबित रह गया था, इसी के चलते अप्रैल 2021 में इसके तहत एक अध्यादेश के माध्यम से इसे जारी किया गया था। हालांकि इसके तहत जो नियम और अध्यादेश आदि बनाए गए थे उनके नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और अंततः कोर्ट के द्वारा ट्राइब्यूनल के सदस्यों के लिए जो 4 साल का कार्यकाल निर्धारित किया गया था और न्यूनतम आयु 50 वर्ष रखने की आवश्यकता निर्धारित की गई थी, उसके प्रावधानों को रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार से आपको ये बात समझनी है कि वर्तमान अधिनियम को प्रस्तुत किए जाने से पहले अप्रैल में जो अध्यादेश प्रस्तुत किया गया था उसके कई प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके बावजूद सरकार ने जो अभी अधिनियम संसद से पारित कराया है उसमें बहुत सारे ये नियम जारी हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर से पहुंच गया है। मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बदलावों को प्रश्नगत किया है और इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि किस प्रकार से बिल को बिना किसी परिचर्चा के संसद से पारित कर दिया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी व्याख्या मांगी है कि बिल को पारित किए जाने के संदर्भ में जो कारण है उनकी व्याख्या की जानी चाहिए। न्यायाधिकरणों के संदर्भ में यह जो मामला है वह अभी भी जारी है, जिस पर निर्णय 31 अगस्त को किया जाना संभावित है। आपको ये समझना है कि न्यायाधिकरणों के संदर्भ में न्यायपालिका इसलिए ज्यादा इसमें दिलचस्पी ले रही है क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे न्यायिक स्वतंत्रता से है और न्यायिक स्वतंत्रता के साथ ही भारत में संवैधानिक व्यवस्था के तहत शक्तियों के पृथकीकरण को लागू करना भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि सरकारों ने 2017 के बाद से जिस प्रकार के बदलाव न्यायाधिकरणों आदि में लाया है उसके चलते इसको समय समय पर न्यायपालिका में प्रश्नगत किया जाता रहा है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसमें हम बात करेंगे आईपीसीसी की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट पर। हमारे द्वारा 10 अगस्त 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी इससे संबंधित चर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा अपनी छठी मूल्यांकन रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है, जिसका शीर्षक है जलवायु परिवर्तन 2021 भौतिक विज्ञान, और इसको तैयार करने में कई भारतीय वैज्ञानिकों ने भी हिस्सा लिया है। इसमें आप आलोक शर्मा का नाम याद रख सकते हैं, जो नवंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं। आपको याद रखना है कि आईपीसीसी की जो छठी आकलन रिपोर्ट है वह मूल रूप से इस बात से संबंधित है कि मानव द्वारा जलवायु परिवर्तन में किस प्रकार के प्रभावों को डाला गया है और इसी के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक जानकारी का आकलन किए जाने के दृष्टिकोण से इस रिपोर्ट को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मूल रूप से इस रिपोर्ट के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के भौतिक विज्ञान का मूल्यांकन किया गया है, यानी इसके अतीत की बात की गई है, इसके वर्तमान की बात की गई है और भविष्य की जलवायु के संदर्भ में भी कुछ महत्वपूर्ण अनुमानों को लगाया गया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास किया गया है कि मानव जनित उत्सर्जन यानी कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का उत्सर्जन किस प्रकार से हमारे ग्रह को बदल रहा है और हमारे लिए
सामूहिक रूप से इसका क्या मतलब हो सकता है। इसके माध्यम से इस बात को सामने रखा गया है कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन आदि के चलते विविध प्रकार की मौसम और जलवायु संबंधी घटनाओं में, जैसे कि गर्मी, वर्षा, आग और सूखा आदि में चरम स्थिति देखी जा रही है। यानी अत्यधिक गर्मी, भारी वर्षा, अत्यधिक आग लगने की स्थिति और सूखे की स्थिति देखी जा रही है, जो जलवायु परिवर्तन के चलते और भी ज्यादा भविष्य में गंभीर हो सकती है। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि हम पहले से ही 1.5 डिग्री सेल्सियस गर्म दुनिया के करीब पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से हर दिन उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है, उसके चलते आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव को टालने की संभावनाएं और भी धुंधली हो सकती हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसके माध्यम से इस बात को प्रमुखता से स्थापित किया गया है कि जब बात होती है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान देने वाली गैसों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के माध्यम से इस बात को भी सामने रखा गया है कि किस प्रकार से पिछले कुछ दशकों में किया गया जो ऐतिहासिक उत्सर्जन है, साथ ही साथ औद्योगिक क्रांति आदि के दौर में किया गया उत्सर्जन है, वह भी जलवायु परिवर्तन को आगे बढ़ाए जाने के संदर्भ में योगदान कर रहा है, जिसके लिए विकसित देशों को जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। रिपोर्ट के माध्यम से इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है किस तरीके से मानव प्रभाव हमारी पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई दे रहा है और इसी के चलते आर्कटिक क्षेत्र की जो समुद्री बर्फ है वह 150 से अधिक सालों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। साथ ही साथ पिछले 3000 सालों में किसी भी समय की तुलना में समुद्र का जो स्तर है वह भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही साथ ग्लेशियर भी कम से कम 2000 वर्षों में अभूतपूर्व दर से घट रहे हैं। इसके व्यापक नकारात्मक प्रभावों के चलते ही वर्तमान में यह आवश्यक हो गया है कि दुनिया भर की विविध अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ ही विकसित और विकासशील देश सभी मिलकर ये कार्य करें ताकि हम 2020 के दशक को आधार मानकर आगे आने वाले समय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें, ताकि इस सदी के अंत तक जो हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग सीमा को रखा है उसको प्राप्त किए जाने की दिशा में सकारात्मक रूप से प्रयासों को कर सके। इसके संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों द्वारा भी अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी घोषणाएं की गई हैं, जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि वह 2030 तक 2005 के स्तर से अपने उत्सर्जन में 50 से 52% की कमी लाएगा और इसी प्रकार की घोषणाएं भारत द्वारा भी की गई हैं। इस साल के नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र का 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होने जा रहा है और इस पृष्ठभूमि में जो रिपोर्ट सामने आई है वो इस बात को दर्शाती है कि नवंबर में होने वाले सम्मेलन से पहले ही हमें कार्यवाही किए जाने के लिए प्रेरित होना है और दुनिया भर के नेता के साथ ही निजी क्षेत्र और व्यक्तियों को भी तत्कालिक आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि हमारे ग्रह को और हमारे भविष्य की रक्षा करने के लिए अभी से कार्य किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। इसमें हम बात करेंगे भारत और युवा जनसंख्या पर। हाल ही में भारत की जनसंख्या के संदर्भ में विविध अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में अनुमान लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से कहा गया है कि भारत की 2022-23 में जो औसत आयु होगी वह 28 साल ही होने जा रही है। इसके विपरीत चीन की जो औसत आयु है वह 37 वर्ष है और पश्चिमी यूरोप आदि में यह 45 वर्ष हो सकती है। यानी भारत में जो जनसंख्या है वो बड़ी मात्रा में युवा जनसंख्या है और युवा जनसंख्या मतलब ये हुआ कि ज्यादातर जो जनसंख्या है वो कार्यशील स्थिति में है, जिसके चलते आने वाले समय में भारत में निवेश और अर्थव्यवस्था में काफी व्यापक संभावनाएं देखी जा सकती हैं। विविध प्रकार की रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि भले ही वर्तमान में भारत कोविड-19 के समस्या का सामना कर रहा हो, इसके बावजूद भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस प्रकार के सकारात्मक अनुमानों के होते हुए भी वर्तमान में भारत के लिए अनेक चुनौतियां हैं, जिसके निवारण के लिए हमें कार्य करना होगा, जिसके तहत मूल रूप से यदि हम युवा जनसंख्या के बेहतर परिणामों को सामने लाना चाहते हैं तो बेहद आवश्यक है कि हम युवा जनसंख्या को रोजगार दें और साथ ही साथ उनकी समयबद्ध आधार पर कौशल विकास के लिए भी कार्य कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश किए जाने के साथ ही सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कार्य करें और विशेष रूप से भारत को श्रम सघन उद्योगों में निवेश की आवश्यकता है
तभी भारतीय युवा जनसंख्या का जो हम जनसांख्यिकीय लाभ की बात करते हैं उसका हम पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार से युवा जनसंख्या का पूर्ण लाभ उठाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास ऐसे मानक हैं जिनमें अभी से ही कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे पेगासस मामला और सुप्रीम कोर्ट पर। हमारे द्वारा 21 जुलाई 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी इस पर चर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। पेगासस स्पाईवेयर का मुद्दा पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बना हुआ है, जिसके तहत सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि वह किस तरीके से पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से अपने ही नागरिकों पर जासूसी कर रही है। इस पूरे मामले के संदर्भ में एक नवीन घटनाक्रम के तहत अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। यही कारण है कि अब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र के माध्यम से अपने पक्ष को रखने के लिए आई है, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र के माध्यम से इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है। हालांकि अभी भी मामला पूरी तरीके से निस्तारित नहीं हुआ है, मामला आगे अभी भी जारी है, जिसका अंतिम फैसला भविष्य में आ सकता है। इस पूरे मामले के संदर्भ में यदि हम बेहद संक्षेप में इस बात को समझने का प्रयास करें कि जब हम बात करते हैं पेगासस की तो वे क्या होता है। मूल रूप से यह एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर से मतलब एक ऐसे सॉफ्टवेयर से होता है जिसका प्रयोग लोगों की जासूसी करने के लिए किया जाता है। इसका विकास मूल रूप से एक इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा किया गया है। अनेक विशेषज्ञों के अनुसार एनएसओ ग्रुप की स्थापना 2010 में की गई थी और 2010 से 2016 के काल में जो ये पेगासस सॉफ्टवेयर था वह मूल रूप से एक लिंक के माध्यम से कार्य करता था। इसके तहत जिस व्यक्ति आदि की जासूसी की जानी होती थी उसको एक लिंक भेजा जाता था और यह कोशिश की जाती थी कि वह लक्षित उपयोगकर्ता उस लिंक पर क्लिक करे ताकि लक्षित उपयोगकर्ता के फोन पर पेगासस को डाउनलोड किया जा सके। एक बार ये जब डाउनलोड हो जाता था तो हमलावर के पास लक्षित उपयोगकर्ता के फोन पर पूरी पहुंच हो जाती थी। हालांकि 2016 के बाद पेगासस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया और वर्तमान में यह जीरो क्लिक अटैक की कार्यप्रणाली पर कार्य करता है। जीरो क्लिक अटैक एक ऐसा तकनीकी नवाचार है जिसके तहत पेगासस जैसे स्पाईवेयर को मानवीय संपर्क या मानवीय त्रुटि के बिना ही किसी डिवाइस पर डाउनलोड किया जा सकता है। इसके तहत मात्र एक व्हाट्सएप की मिस कॉल से ही पेगासस को किसी फोन आदि में डाउनलोड किया जा सकता है और इस तरीके से उस डिवाइस पर पूर्ण नियंत्रण हासिल किया जा सकता है। यही कारण है कि वर्तमान में स्पाईवेयर के रूप में पेगासस को सबसे ज्यादा खतरनाक स्पाईवेयर माना जाता है, क्योंकि इस तरीके के पहले जो हमले होते थे उसके लिए हमें लिंक आदि पर क्लिक करना होता था और यदि किसी व्यक्ति को जागरूकता होती थी तो वह इस तरीके के लिंक पर कार्य नहीं करता था। किंतु वर्तमान में इस तरीके के लिंक पर बिना क्लिक किए ही इसको डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे इसको लेकर खतरे काफी बढ़ गए हैं। विशेष रूप से इसकी आलोचना व्यक्तियों के निजता की उल्लंघन किए जाने के साथ ही विभिन्न तरीके से मूल अधिकारों को उल्लंघन किए जाने के संदर्भ में की जाती है, जिसके चलते मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, नए प्लास्टिक अपशिष्ट नियमों के गंभीर कार्यान्वयन से कचरे की समस्या का समाधान हो सकता है। टिप्पणी करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, न्यायाधिकरणों को कार्यपालिका के विस्तार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कथन की औचित्यता की जांच करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप नए प्लास्टिक अपशिष्ट नियमों का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत और विश्व स्तर पर प्लास्टिक कचरे की समस्या का विवरण देंगे और प्लास्टिक कचरे निवारण हेतु भारत के प्रयासों की चर्चा करेंगे। इसके संदर्भ में आप कुछ सुझावों की भी चर्चा करेंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप न्यायाधिकरण का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप सरकार द्वारा न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली में लाए गए परिवर्तनों को स्पष्ट करेंगे और लाए गए परिवर्तनों पर न्यायालय के विचार आदि की भी व्याख्या करेंगे। फिर आप इसके संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझावों को प्रस्तुत करेंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।